So I'll start with PYQ of MHT CET 2020. वहाँ से स्टार्ट करेंगे. We'll start with PYQ of oscillatory motion, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब वाइब्रेटरी मोशन, मतलब ऑसिलेशन. तो पहला ही क्वेश्चन है 2020 का. द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 1 मीटर ऑन अर्थ. अर्थ पे सेकेंड पेंडुलम का लेंथ है 1 मीटर. बाय द वे यू शुड नो व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम. अ पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स. जाने में 1 सेकेंड, आने में 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड का टाइम पीरियड होता है उसका. सो अ पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड इज कॉल्ड अ सेकेंड पेंडुलम. The length of the second pendulum is 1 meter on Earth. Earth पे उस second pendulum का length है 1 meter. If mass and diameter of any planet is 1.5 times that of Earth, तो एक planet है जिसका mass और diameter दोनों Earth के comparison में 1.5 times है. The length of the second pendulum on that planet will be nearly. तो solve कैसे करते हैं देख लो. Second pendulum time period is equal to 2 pi root of L by G. मतलब time period इज इक्वल टू, अच्छा ऐसा है, सेकेंड पेंडुलम बोला है ना, तो सेकेंड पेंडुलम कहीं पे भी हो टाइम पीरियड सेम होगा. मतलब टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है. तो टाइम पीरियड क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट अपॉन 2 पाई इज कांस्टेंट. तो t बाई 2 पाई कांस्टेंट हो गया, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L बाई जी. स्क्वायर करोगे तो t बाई 2 पाई का स्क्वायर इक्वल टू L बाई जी. ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इक्वल टू L बाई जी, मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू G. तो लेंथ ऑन अर्थ अपॉन लेंथ ऑन प्लैनेट इज G ऑन अर्थ अपॉन G ऑन प्लैनेट. इक्वेशन नंबर 1 हमको चाहिए G ऑन प्लैनेट. अगर याद होगा स्मॉल g होता है Gm बाय आर स्क्वायर. मतलब स्मॉल g इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन m बाय आर स्क्वायर. ओके, तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, एक काम करेंगे, G planet अपॉन G अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, होल स्क्वायर. आपको क्लियरली बोला है मास ऑफ प्लैनेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, मतलब मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ इज 1.5. आपको क्लियरली बता दिया रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन अर्थ is 1.5, तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन प्लैनेट इज 1 अपॉन 1.5 इसका स्क्वायर. ये 1.5 है, नीचे 1.5 का स्क्वायर है, तो 1.5 बचेगा. तो ये 1.5 आ गया, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन प्लैनेट इज GE by GP. व्हाट इज GE by GP? 1.5 हो गया. गुड. तो LP इज इक्वल टू LE अपॉन 1.5. LE कितना है 1 अपॉन 1.5 पता है क्या होता है, 1 अपॉन 3/2. मतलब ये कितना होगा पता है, 2/3. मतलब पता है कितना हो गया, 0.66 मीटर. 0.66 मतलब 0.67. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वापस से 2020 का क्वेश्चन है. अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, मतलब x इक्वल टू a sin ओमेगा t यूज करना है विद टाइम पीरियड ऑफ t. एट टाइम t इक्वल टू t by 12 द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज. सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको x इक्वल टू a sin ओमेगा t यूज करना है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बता दिया है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन. फिर x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड और t दिया हुआ है t बाय 12. तो ये हो गया x इक्वल टू a साइन ऑफ पाई बाय 6. पाई बाय 6 इज 30. साइन 30 कितना होता है, हाफ. तो x इक्वल टू a बाय 2. इक्वेशन नंबर 1 आपको पूछा है रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है. पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के x स्क्वायर और ये होता है हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. हाफ के हो गया कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. मैं काम करता हूँ, लिखता हूँ 1 अपॉन a स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 1. कुछ नहीं, इसको सिर्फ डिवाइड कर दिया, हो गया. अब ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे पास a बाय x की वैल्यू कितनी है 2. तो a बाय x मेरे पास यहाँ से, a बाय x मेरे पास यहाँ से है 2. तो a बाय x का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 दैट इज 1/3.
1:3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time taken by the particle executing simple harmonic motion of period t to move from the mean position to half of the maximum displacement is। तो ऐसा क्वेश्चन है, the time taken by a particle executing SHM, एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड t है, उसको मीन पोजीशन से हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? अभी जो देखा था x इक्वल टू a/2 कितने टाइम के लिए आया? t/12, तो t/12 तो t/12 ही आएगा। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना तो करो, x इक्वल टू a sin ओमेगा t ऐसा बोलो, लेकिन x की वैल्यू क्या बोली हुई है? a/2, फिर इसको वहां लिखो, therefore a/2 इक्वल टू a sin ओमेगा t। a और a हो गया कैंसिल, हाफ साइन की वैल्यू हाफ कब आती है? 30 डिग्री, मतलब π/6, तो साइन π/6 इज साइन ओमेगा t, तो ओमेगा t इज π/6, ओमेगा इज 2π/t, तो ये पाई और पाई हो गया कैंसिल, तो स्मॉल t आ गया t/12, ऑप्शन बी। चलो आ गया अगला क्वेश्चन, ये अभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L is pulled through an angle theta from its equilibrium position and then released। बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम is pulled through some angle theta and then released, ऐसा बोला है। When it passes through its equilibrium position, the speed is given by। ये सेम क्वेश्चन तुमने सर्कुलर मोशन में देखा था, सर्कुलर मोशन में तो ऐसा है, ये है रिजिड सपोर्ट, इसके बाद यहाँ पे है ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के नीचे है बॉब, दिस इज द बॉब, ओके। देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमने अगर इस स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, तो जब वो मीन पोजीशन पे आएगा तब उसका स्पीड कितना होगा? जब वो मेन पोजीशन पे आएगा तब उसका स्पीड कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है, ओके। तो ये क्वेश्चन यू हैव डन दिस इन सर्कुलर मोशन आल्सो, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ लेंथ, करेक्ट। तो एक काम करो, इसको लेंथ मान लो l, तो ये भी हो गया आपका l, और ये एंगल है थीटा, और ये जो लेंथ है l, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे है l cos थीटा। क्यों? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, और इस cos थीटा, इसको मैं इसको मैं y बोलता हूँ, और इस cos थीटा एडजेसेंट मतलब y by l, तो cos थीटा इज y by l, तो व्हाट इज y? l cos थीटा। तो ये आएगा, ये जो प्रोजेक्शन है ये आएगा l cos थीटा। क्या आएगा? l cos थीटा। ये मैं रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ। रेफरेंस लेवल मतलब जहाँ से तुम सारे डिस्टेंसेस मेजर करोगे, तो अगर ये रेफरेंस लेवल है तो ये हाइट h आ गया विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल। कितना है ये? h। नाउ लुक एट द डायग्राम, ये h है तो ये भी h है यहाँ पे, राइट। तो h प्लस l cos थीटा क्या है? l है। तो फ्रॉम डायग्राम यू हैव h प्लस l cos थीटा इक्वल टू l, therefore h is equal to l minus l cos थीटा, दैट इज l1 minus cos थीटा। सफिशिएंट इनफ, इतना बताना जरूरी है। अब स्पीड निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो कॉन्स्टेंट ऑफ एनर्जी, या तो चलेगा v² इक्वल टू u² प्लस 2as, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो तुमको पसंद है वो, क्योंकि v² इक्वल टू u² प्लस 2as आता ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है। तो आई विल कॉल दिस एज पॉइंट b, आई विल कॉल दिस एज पॉइंट a, आई कैन से total energy at point b equal to total energy at point a, and I can say that total energy is kinetic at b plus potential at b equal to kinetic at a plus potential at a. Kinetic at b is 0 क्योंकि at b it is a maximum displacement में velocity होता है 0, तो 0. Potential at a is 0 because that is a 0 height, तो 0 height तो potential गया, तो potential at b is mgh equal to kinetic is half mv square, m और m हो गया कैंसिल, तो v स्क्वायर आ जाएगा 2gh, तो v स्क्वायर आ जाएगा आपका 2gh, तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh, लेकिन h हमने अभी तो फाइंड किया l1 माइनस cos थीटा, तो 2gl1 माइनस cos थीटा, ऑप्शन नंबर डी। Next question. A body of mass m executes simple harmonic motion along x-axis with frequency n.
एक बॉडी जिसका मास m था वो SHM परफॉर्म कर रहा है along x axis with frequency n at a distance x from the main position से x distance पे the body has kinetic energy k, potential energy p. The amplitude of oscillation of SHM is very good. आपको एम्पलीट्यूड पूछा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। और ऑफ कोर्स कैसे सॉल्व करोगे बताओ, व्हाट विल यू डू? लुक एट द ऑप्शन। सबसे पहले k प्लस पी, k प्लस पी, k प्लस पी, सिर्फ एक में k माइनस पी है, तो k प्लस पी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है, हाफ के ए स्क्वायर होता है। एम्पलीट्यूड को क्या बोला है उन्होंने? स्मॉल ए बोला है कि नहीं? ए पूछा है, ओके। तो k प्लस पी इक्वल टू हाफ के इज m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो 2k प्लस पी अपॉन m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो a क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2k प्लस पी अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। अब देख लो अच्छे से, ओमेगा स्क्वायर, ओके वेरी गुड, ओमेगा स्क्वायर है ना। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई n, वेरी गुड। तो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k प्लस p अपॉन m 2 पाई n का स्क्वायर। तो a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये जो 2 है और नीचे 4 है, 2 हो गया कैंसिल, तो k प्लस p अपॉन नीचे क्या बचा? 2 और क्या बचा? m, पाई स्क्वायर n स्क्वायर का रूट मतलब पाई n। सिर्फ m को उन्होंने कैपिटल बोला है तो 1 बाई पाई n, k प्लस p बाई 2m रेज टू हाफ, ऑप्शन ए। सिंपल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the kinetic energy of a particle executing linear SHM is 16 joule when it is in the mean position। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था तब उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू था 16 जूल। इफ द एम्पलीट्यूड इज 25 सेंटीमीटर, मतलब a का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। पीरियोडिक टाइम ऑफ द पार्टिकल इन सेकंड इज, पीरियोडिक टाइम आपको पूछा है। एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज 51.2। आपको क्या दिया हुआ है? काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है? 16, हाफ m। मीन पोजीशन पे v होता है a ओमेगा, क्या होता है? a ओमेगा, तो a ओमेगा का स्क्वायर, तो आ जाएगा 16 इंटू 2 32 इक्वल टू m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आपको क्या पूछा है? टाइम पीरियड, क्या पूछा है? टाइम पीरियड। तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी इसका स्क्वायर, तो टी स्क्वायर यहाँ लेके आ जाते हैं, तो टी स्क्वायर यहाँ लेके आ गए, 32 को शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया? m a स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन 32 बराबर। मास ऑफ द पार्टिकल इज हाउ मच? ये हुआ ना 51.2 ग्राम, मतलब 51.2 into 10 raised to -3 किलोग्राम, वेरी गुड। एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इज 0.25 मीटर, 0.25 इज 1/4, 1/4 का स्क्वायर इज 1/16। तो एम्पलीट्यूड 0.25 मीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर है, 0.25 इज 1/4 और 1/4 का स्क्वायर तो 1/16। तो ये 16 कहाँ से आ रहा है? एम्पलीट्यूड से आ रहा है, ओके। इंटू 32 इंटू क्या आ गया? 4 पाई स्क्वायर, करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। देन 1 जा 4 जा, पाई स्क्वायर की वैल्यू को 10 मान लो, 10 मान लिया, तो 10 इंटू 10 रेज़ टू -3 इज 10 रेज़ टू -2, तो 51.2 इंटू 10 रेज़ टू -2 अपॉन 32 4 जा, ये ना। क्यों करना है ऐसा? 512, वही तो बोल रहा हूँ। नहीं रुको जरा, रुको, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, अच्छे से सुन लो पहले। ये पॉइंट हटाओ तो कितना हो गया? 10 रेज़ टू -3 बराबर। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। 32 क्या होता है? 2 रेज़ टू 5। 512 क्या होता है? 2 रेज़ टू 9 इंटू 10 रेज़ टू -3 अपॉन 2 रेज़ टू 7, तो कितना बचा?
2 रेज टू 2, तो 2 रेज टू 2 मतलब 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, 4 इंटू 10 माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ पाई है, ओके। और वैसे स्क्वायर था ना, तो कोई बात नहीं, फिर पाई स्क्वायर है ना, हमने पाई स्क्वायर को क्या लिखा था 10, क्या लिखा था 10, बस वो 10 नहीं लिखेंगे, तो 10 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस -4, तो ये पाई स्क्वायर आ गया, ओके। चलो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, सब ठीक है ना बाकी, पक्का, श्योर बराबर है, सब कुछ बराबर है, डोंट वरी, ओके। तो ये कितना हो गया 2 रेज टू 9 अपॉन 2 रेज टू 7 इंटू 10 रेज टू -4 इंटू पाई स्क्वायर, और वैसे भी ये क्या है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर कितना आ गया 2 स्क्वायर इंटू 10 रेज टू -4 इंटू पाई स्क्वायर, हो गया सॉल्व, खत्म, डन। तो t इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू पाई, तो t इक्वल टू 2/100 इंटू, तो π/50, तो π/50 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the instantaneous displacement of a simple harmonic oscillator is given by y equal to a cos omega t plus π/4, its speed will be maximum at the time, तो स्पीड कब मैक्सिमम होगा ये पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू क्या है a cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/4, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी मतलब स्पीड इज dy/dt, तो जब डेरिवेटिव लोगे तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/4, ओमेगा टी प्लस π/4 का डेरिवेटिव होगा ओमेगा। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए, फॉर वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है साइन पे, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/4 की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/4 इक्वल टू होना चाहिए 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, लेकिन साइन की वैल्यू 1 कब होती है π/2 होती है, तो दिस इज साइन π/2, मतलब तुमको यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा टी प्लस π/4, ओमेगा टी प्लस π/4 इक्वल टू π/2, मतलब ओमेगा टी इक्वल टू π/2 माइनस π/4, दैट इज π/4, आपको क्या पूछा था कौन सा टाइम पे, तो मिल गया t इक्वल टू π/4 ओमेगा, π/4 ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a particle performs linear simple harmonic motion when the displacement of the particle from mean position are 3 and 4 cm, the corresponding velocities are 8 and 6 cm per second respectively, its periodic time is। ये क्वेश्चन हमने फुल कोर्स में सॉल्व किया है 3 बार, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, जैसे यहाँ पे है, एक केस में आता है इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला, अगर याद होगा तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर से कुछ आया था। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन नीट में भी आया है, वो सेम क्वेश्चन सीटी में भी आया है सेम, तो बताना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। दो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, x1 की वैल्यू दी हुई है और x2 की वैल्यू दी हुई है। जब डिस्प्लेसमेंट 3 था तो वेलोसिटी कितना था 8, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब होता है दैट द पार्टिकल इज नियर टू द मीन पोजीशन, और हमको तो ऑलरेडी पता है कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पे 0 होता है। तो जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ पार्टिकल जाएगा उसका वेलोसिटी कम होगा, इसका मतलब अगर उसका डिस्टेंस मीन से कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, और ज़्यादा डिस्टेंस है तो वेलोसिटी कम है, ओके। तो v2 इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है पीरियोडिक टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। a और ओमेगा सेम है क्योंकि पार्टिकल सेम है, सेम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा और ओमेगा भी सेम होगा।
बराबर। तो V2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्क्वायर दिस बोथ ऑफ दिस टर्म्स। मैं इन दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ बेटर ऑफ। तो आई गेट V1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक। व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट? टाइम पीरियड। तो अभी टाइम पीरियड मतलब आपको ओमेगा से मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। बड़ा नंबर कौन है? V1। छोटा कौन है? V2। तो सबट्रैक्ट कर लो। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर लो। तो इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर लेते हैं। तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। तो यू हैव V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या कॉमन निकल गया? ओमेगा स्क्वायर। क्या रह गया? ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। बराबर। गुड। तो ए स्क्वायर कैंसल। तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यू हैव बेसिकली V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ओमेगा स्क्वायर होता है 2 पाई स्क्वायर और बाय टी स्क्वायर, 2 पाई बाय टी। तो यहाँ से तुमको टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2 पाई स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन फॉर JEE एंड नीट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। CET में तो एक स्टेप और आगे चले गए, तुम वैल्यू पूछ रहे हैं। ओह ओके। एंड बाय द वे यू डोंट हैव टू कन्वर्ट, क्योंकि स्पीड भी किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकंड में है। x2 की वैल्यू कितनी है? 4। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 9। ओके। V1 कितना है? V1 8। 8 स्क्वायर कितना होता है? और V2 कितना है? कितना है? 6। तो 36। तो यू हैव t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9 64 36। कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं कर रहे हो। 28 1 एंड 4 द t इक्वल टू 2 पाई बाई 2। 2 पाई बाई 2 मतलब कितना? पाई। तो पाई सेकेंड्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A spring has length L and force constant K. If it is cut into two springs of length L1 and L2 such that L1 is n times of L2, n is an integer, okay. The force constant of the spring of length L2 is, तो force constant आपको पूछा है। तो ऐसा है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, इसका लेंथ अगर L है, L, और अगर इसके दो पार्ट्स कर दिए मैंने, एक का लेंथ L1 दूसरे का लेंथ L2, तो डेफिनेटली L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L आएगा। उसमें से L1 आपको बोला है NL2, तो NL2 प्लस L2 इक्वल टू L। यहाँ से n प्लस 1 L2 इक्वल टू आ जाएगा L। फिर आपको पता होना चाहिए फॉर स्प्रिंग्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इनटू लेंथ इज कांस्टेंट। K इनटू L कांस्टेंट होता है स्प्रिंग्स के लिए। ओके। अब ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है। फोर्स कांस्टेंट कहाँ से आया था? याद है क्या आपको? F इक्वल टू माइनस kx, यहीं से आया था ना। x यहाँ पे L लिख देता हूँ ना मैं, L, बराबर। अब एक ही स्प्रिंग है, स्प्रिंग एक है, उसके दो पार्ट्स किए, तो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ K इनटू L इज कांस्टेंट। अगर ऐसा है तो तुम ऐसा लिख सकते हो KL इक्वल टू K2 L2,
या फिर इक्वल टू K1 L1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ K इंटू L कॉन्स्टेंट मतलब K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 इक्वल टू K4 L4 इक्वल टू KL। हमको पूछा क्या था? हमको पूछा था फोर्स कांस्टेंट ऑफ सेकंड स्प्रिंग, है ना? ओके, इसके लिए मैंने ये पार्ट लिखा नहीं, तो इस पार्ट को छोड़ दो। तुमको K2 पूछा है, क्या पूछा है? K2, तो KL इक्वल टू K2 इन टर्म्स ऑफ क्या है? आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या है? K है। तो ये जो L है, L क्या लिखोगे इसको? L2 n प्लस 1 इक्वल टू K2 L2 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 तो हो गया ना, K2 इक्वल टू K इंटू n प्लस 1। आ गया आंसर, डन। ऑप्शन नंबर ए। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे।